एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को प्रॉपरली विद रेलेवेंट मटेरियल और सफिशेंट मटेरियल एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर हेयर। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि अभी राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन 12(2) CPC कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 पे आप एक डिटेल्ड नोट लिखें। एग्जामिनर की मर्ज़ी है, वो किसी और वे में भी पूछ लेगा, लेकिन जब हम इस टॉपिक से गो थ्रू होंगे तो किसी भी वे से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि कम से कम आप उसको विद सफिशेंट मटेरियल जो है सेटिस्फाई जो है एग्जामिनर को वो कर सकते हैं। जैसे अब ये 12(2) CPC है तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने ओवरऑल समरी ऑफ द समरी जो है वो आपने रिप्रोड्यूस करनी होती है अपनी एग्जामिनेशन इन शीट पे। इसमें इस इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे जैसे कि इसकी बुनियाद जो है 12(2) की वो एक फंडामेंटल लीगल जो है वो प्रिंसिपल है कि फ्रॉड किसी ट्रांजैक्शन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ह्यूमन अफेयर में बिटवीन मैन जो है उसकी कोई जगह नहीं है। और ये कहता है प्रिंसिपल कि फ्रॉड विशिएट्स एवरी सॉलम ट्रांजैक्शन, कि फ्रॉड की बुनियाद पे अगर कोई ट्रांजैक्शन भी होगी और उसी ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे अगर एक पार्टी जो है वो अदालत से कोई फ़ैसला ले लेती है तो वो फ़ैसला जो है दैट विल बी नलिटी इन द आई ऑफ लॉ, उसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं होगी। यही लीगल प्रिंसिपल है जो इस 12(2) में CPC में जो कार फरमाया है और इसी की बुनियाद पे हम आज इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चरल बेसिस पे व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, आपने उसको किस तरह लेके चलना है, क्या हायरार्की होगी। ये टोटल 15 इन नंबर पॉइंट्स हैं। अगर आप इसी स्कीम को फॉलो करेंगे तो अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यू विल बी देयर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये इसके बाद इंट्रोडक्शन में आप आ जाएंगे कि आप सबसे पहले तो वो प्रिंसिपल जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, इन इन्वर्टेड कामास आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि दैट इज़ अ रेमेडी प्रोवाइडेड टू द एग्रीव्ड पर्सन, कि ये एक रेमेडी है जिसके ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो आपको ये राइट देता है कि आप उसी कोर्ट में थ्रू एप्लीकेशन नॉट थ्रू सूट, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप मूव करेंगे कि ये जो जजमेंट है ये थ्रू फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो 12(2) में लिखे हैं, इनकी बेस पे ये जो जजमेंट या डिक्री या इवन ऑर्डर जो है वो लिया गया है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं है। दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन एंड योर फर्स्ट बुलेट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग यू मे कॉल इट। दूसरे नंबर पे आप अगर इसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तो आप उसको लेके चलेंगे, वो लिखेंगे। अब इस प्रोविजन का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि बिफोर 1980 सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी और थ्रू रेगुलर सूट जो है वो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेस पे जो जजमेंट ऑर्डर लिया जाता था उसको वो चैलेंज करते थे। एंड दैट वाज वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन कि एक दूसरा राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है वो चल पड़ता था जिससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता था और इंडिविजुअल्स का और उन पार्टीज़ का भी टाइम जो है वो वेस्ट होता था। तो थ्रू दैट अमेंडमेंट इन 1980 12(2) स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें कहा गया कि इसके लिए रेगुलर सूट की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन मूव एन एप्लीकेशन इन द वेरी कोर्ट इन द सेम कोर्ट विच हैज़ डिसाइडेड द मैटर, और जिसको आप ये समझते हैं कि अगर ये फ्रॉड की बुनियाद पे है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे है और ये वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे है तो आप इसको चैलेंज कर सकते थे। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो आ जाएगा।
तीसरे नंबर पर आप ये कहेंगे हु कैन फाइल दिस एप्लीकेशन, इसका स्कोप भी आ जाएगा, इसमें अग्रीव्ड पर्सन भी आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये वो बार है जिसको कोर्ट सू मोटो के तौर पे भी एज ए सू मोटो एक्शन लेते हुए अगर उसकी नॉलेज में आ जाता है कि मेरी कोर्ट से हमारी कोर्ट से ये जो हुआ है ये थ्रू फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट कैन टेक एक्शन ऑन इट्स ओन। और अगर वो नहीं आता तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा, पर्सन का वर्ड स्पेसिफिकली यूज हुआ है इस सेक्शन में, बेशक वो पार्टी टू द सूट नहीं है और वो एग्रीव्ड है उस जजमेंट से, तो इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल एप्लीकेशन इन दैट कोर्ट from which the other party has procured the judgment, decree or order on the basis of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction। तो इसके लिए ये नहीं है कि उसका पार्टी होना ज़रूरी है, अगर पार्टी होगा तो वो भी कर सकती है, लेकिन एग्रीव्ड पर्सन कोई भी होगा, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई स्ट्रेंजर टू दी सूट हो सकता है जो इस पूरी लिटिगेशन में जिसका कहीं नामो निशान भी नहीं है, और उसको अगर एपेक्स लेवल पे भी अगर पता चलता है, हाई कोर्ट लेवल पे पता चलता है कि इस लिटिगेशन के ज़रिए उसके राइट्स जो हैं वो ले लिए गए हैं, इन्फ्रिंज हुए हैं, तो ही कैन मूव एप्लीकेशन इन capacity of stranger, in capacity of no party man in the litigation। इसका फोर्थ पॉइंट इसकी ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स ऑब्वियसली सेक्शन 12(2) में लिखी गई हैं। 12(2) में ये कहा गया है कि ये तीन ही ग्राउंड्स हैं इसकी, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है और वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग इन दिस मैटर कि आपने जो अलेज करना है उस एप्लीकेशन में, if you are alleging fraud, you have to depict that fraud in a lucid manner। आपने प्रॉपर वे में उस फ्रॉड के होने का आपके, और यही वो स्ट्रिक्ट टेस्ट है जो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ भी होगा उस बंदे पे जो अलेज कर रहा है फ्रॉड, उसने फ्रॉड के पर्टिकुलर्स जो हैं वो इन रियल सेंस वो बताने हैं। अगर वो मैनर बता सकता है, वे बता सकता है, टाइम बता सकता है, और जो भी वो कोई एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है कि इन दैट पर्टिकुलर वे इसमें फ्रॉड किया गया, इस तरह फॉल्सहुड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, इस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन की गई, या इस तरह कोर्ट को मिसलीड किया गया इन टर्म्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कि वो नहीं थी, और इस तरह वो जजमेंट प्रिक्योर की। ये वो टेस्ट है जिसको आपने साबित करना है। तो दीज आर द थ्री ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन मूव एप्लीकेशन इन द सेम कोर्ट। सेम कोर्ट हम डिफाइन करते हैं कि वह सेम कोर्ट कैसे होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑब्वियसली एज पर कानून शहादत आर्डर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो कंस्ट्रेंट्स इम्पोज किए गए हैं, जो ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी है, जो ड्यूटी है, जो ओनस है, वो बर्डन है, उसको डिस्चार्ज वही बंदा करेगा जो ये कहता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और इस तरह मेरे राइट्स जो हैं वो उनसे मुझे डिप्राइव किया गया है। तो इन स्ट्रिक्टो सेंसो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द पर्सन हु alleges दैट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। क्वेश्चन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट क्या होगी, कौन सी वो कोर्ट होगी जिसकी ये ज्यूरिसडिक्शन है जो वो डिसाइड करेगा। अब आप देखें कि आपने इसी यू विल स्ट्रक्चर योर असाइनमेंट आर योर क्वेश्चन इन दैट वेरी वे। आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, आपने कौन कर सकता है, एग्रीव्ड पर्सन को आपने डिफाइन किया, ग्राउंड्स आपने दिए, बर्डन ऑफ प्रूफ आपने दिया, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट या फोरम कौन सा होगा। तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि एक कानून का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मर्जर। अगर सिविल कोर्ट की एक जजमेंट है, वो जजमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाती है, उधर वो कंकरेंस रहती है, उसके बाद वो अगर अपसेट हो जाती है हाई कोर्ट लेवल पे, तो वो जो लास्ट फोरम होगा जो राइट्स डिटरमिन करेगा थ्रू डिक्री, थ्रू दैट ऑर्डर, थ्रू दैट जजमेंट, वो कोर्ट होगी जिसमें आप एप्लीकेशन देंगे। इसका मतलब है
कि सेक्शन 12(2) CPC का डायरेक्ट रिलेशन है प्रिंसिपल ऑफ मर्जर का। गो कि हम प्रिंसिपल ऑफ मर्जर पे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर रखेंगे, क्योंकि ये इसकी एक्सेप्शंस भी हैं और इसकी और भी इम्प्लीकेशंस हैं, जिसको इन डिटेल्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस किया जाता है। यहाँ चूँकि हम 12(2) को जो है वो इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ इसका ब्रीफ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बता देंगे कि कौन सी वो कोर्ट होगी जिसमें होगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो वो अगर फाइनल डिक्री जो होगी, जो फाइनलिटी होगी, क्योंकि मर्जर ये कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि नीचे वाली कोर्ट की, नीचे वाले फोरम की या कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, उसका जो फैसला है अगर वो अफर्म होता है, अगर वो अफर्म नहीं होता, रिवर्स होता है, वट एवर द कोर्ट अडॉप्ट द कोर्स के वो जो चाहे वो फैसला करती है, तो वो जो लास्ट फैसला होगा दैट विल बी डिक्री, दैट विल बी जजमेंट। और उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन जो है वो 12(2) की वो मूव करेंगे, तो वो फोरम होगा जहाँ पे आप करेंगे। उसके बाद प्रोविजंस की बात आ जाती है। 7 नंबर पे आपका ये बुलेट पॉइंट है, या आप इसको हेडिंग बोलते हैं, जो भी आप बोल सकें, ये आपका पॉइंट नंबर 7 है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो एंटरटेन करते हैं स्टूडेंट्स। वो ये कहते हैं कि जी इस सब्जेक्ट मैटर में एक बात तो वो ये करते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास जो है वो सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, सो वी मे नॉट, हम उतने नंबर नहीं ले पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, या वो ये कहते हैं कि इतनी प्रोविजंस जो है वो नहीं है। ऐसी बात नहीं। अगर आप क्रॉस रेफरेंस की बात करें, कंसर्न्ड प्रोविजंस की बात करें और ओवरऑल प्रोविजंस की बात करें, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उस प्रोविजन को अपने एग्ज़ाम में कोट करेंगे, दैट विल बी वेरी मच ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, और ये क्वाइट रेलेवेंट होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप लिखेंगे 12(2) CPC, जिसको हम दैट मैटर इज़ अंडर डिस्कशन, आपको पता है, आप लिख सकते हैं इसमें आर्टिकल 181, चूँकि इसमें कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया कि कब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, लेकिन बीइंग रेजिज्यूरी पार्स जो हैं जो आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट 1908 का है, जो वो ये कहता है कि जहाँ पे कहीं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया, तो विद इन स्पैन ऑफ 3 years ऑफ अक्रूवल ऑफ नॉलेज, कि उन 3 सालों में अगर आपको नॉलेज वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का, फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का हो गया है, तो उसमें आप वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय द कंसर्न प्रोविजन इज आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 2। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 58 ऑफ कानून शहादत आर्डर, जिसमें वो ये कहते हैं कि थ्रू फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और कोलूजन, अगर आप कोई जजमेंट ऑर्डर लेते हैं तो दैट विल नॉट बी अ बेसिस फॉर अ वैलिड डिसीजन, ना ही उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि वो नलिटी इन द आई ऑफ लॉ होगा। तो फिर आर्टिकल 58 भी जो है वो कंसर्न्ड और क्वाइट रेलिवेंट प्रोविजन है, यू कैन जॉट इट डाउन ऑन योर एग्जामिनेशन शीट। अपार्ट फ्रॉम इट, वाइल मूविंग अहेड, हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 और 18 दोनों फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, अगर उसमें एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और कुछ भी होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट विल बी लायबल टू बी सेट असाइड, और उस पर भी वो कार्रवाई की जा सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर रेलेवेंट प्रोविजन हुई सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखें, आपके माइंड में सिर्फ वो 12(2) ही चल रही है, लेकिन आपने बहुत सारी प्रोविजंस हैं। अगर आपने यू हैव डेल्व्ड टू डीप, आपने डीप इनसाइट पुट की है एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, तो आपको वो चीज़ें सारी मिल गई हैं। एक बात और भी मैं इधर करना चाहूँगा कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 12(2) की, कि अगर आप फ्रॉड अलेज करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन अलेज करते हैं, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलेज करते हैं, यू हैव टू प्रूव इट। बर्डन आप पे है, आपने प्रूव करना है।
इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, इसकी रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, अगर आप आर्डर 6 पढ़ेंगे सीपीसी का, उसका रूल 4 देख लें। वो ये कहते हैं कि 1 बाय 1 आपकी उन प्लीडिंग्स में जो भी एवरमेंट्स होंगी, अगर आप फ्रॉड अलेज कर रहे हैं तो आपने मैनर ऑफ डिसेप्शन देना है। अगर आपको टाइम एंड प्लेस का पता है तो आपने टाइम एंड प्लेस भी देना है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो मिस रिप्रेजेंटेशन को भी इन डिटेल वट एवर इज इन योर नॉलेज, आप उसको अपनी एवरमेंट्स में, आप उसको अपने दावे में, अपनी प्लीडिंग्स में, अपनी रिटन स्टेटमेंट में लेके आएंगे। अब आपने ये जो 7 नंबर पर प्रोविजंस कंसर्न जो रेलिवेंट पढ़ी हैं, अब आपको बहुत सी प्रोविजंस जो है मिल गई हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन वो लिखेंगे तो यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आगे चलते हैं। अब इस 12/2 सीपीसी का हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ लिया, हमने दूसरी चीज़ें भी डिस्कस कर ली। इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक मकसद है वाइल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेंथी और कम्प्लेक्स और कमरसम प्रोसेस था वाइल फाइलिंग रेगुलर सूट, उस एगोनी से पार्टीज़ को भी बचाया गया, उनका वक्त भी बचाया गया। बीइंग कंसिडरिंग इट स्पीडी एंड क्विक रेमेडी, इसको ले आया गया, इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और कोर्ट के टाइम को भी इसको बचाया गया। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 12(2) इन द सीपीसी वाइल अमेंडिंग द सिविल प्रोसीजर कोड। 9th नंबर पे देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। ये चैलेंजेस फेस करेगा वो बंदा जो थ्रू एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में आएगा, जिस कोर्ट की डिग्री को फाइनलिटी हासिल होगी और उस कोर्ट में उस पर एक स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा। और वो टेस्ट यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपका सिंपली फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन इन वेग मैनर में अलेज कर देना, कह देना, सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, इट विल गिव यू नथिंग जब तक कि आप उसको प्रॉपर मैनर में, इनल्यूसिड मैनर में और इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैनर में थ्रू अपनी एवरमेंट्स, थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है उसको साबित करने की पोजीशन में भी नहीं आते और प्रॉपरली आप उसको अलेज भी नहीं करते। तो दैट इज़ द चैलेंज विच इज़ फेस्ड बाय द पर्सन हु मूव्स एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड टू चैलेंज द वेरासिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री। 10th नंबर पे आप इसकी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। आप अपनी यूजुअल लाइफ से मिसालें दे सकते हैं। एक बंदा जेली डिक्री बनवा लेता है, उस पर सिग्नेचर करवा लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोक्योर कर लेता है, जो डिफेंडेंट है वो पेश नहीं होता, उसकी हाज़िरी लगवा देता है, जिस तरह हमारी कोर्ट्स में आजकल हो रहा है। और रॉन्ग सर्वे नंबर्स जो हैं वो जमा बंदियों में, पीरियडिकल रिकॉर्ड में प्लेस करके तो वो डिक्री लेने में या जजमेंट लेने में कामयाब हो जाता है। और इसकी बहुत सी काइंड्स हैं। तो ये आप उसके बाद आप 10 नंबर पे अपनी कुछ एग्जांपल्स देंगे। अब 11 नंबर पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि दैट रेमेडी इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट टू अदर अवेलेबल रेमेडीज़। ये अल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पे यूज़ नहीं होगी। अगर जहाँ पे आपने कोई राइट ऑफ अपील मौजूद है, रिव्यू आपने वो एग्जॉस्ट कर लिया है और उसमें भी आपकी असर्शंस वही थी, आपकी एवरमेंट्स वो थी, आपका अलेज करना सेम था, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो फिर वो आपके 12(2) का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जिस तरह आप ये कहते हैं कि आप 9/13 में एक एक्स पार्टी डिग्री जो एक पार्टी प्रोक्योर कर लेती है, तो वो कहते हैं कि जी 9/13 में भी हमने वही फ्रॉड अलेज किया, then you cannot go for 12(2) CPC। उसके बाद why it was enacted, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फाइनलिटी टू लिटिगेशन देता है। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ क्वाइट कम्बरसम। आप अगर रेगुलर सूट फाइल करते हैं और एप्लीकेशन नहीं देते, उसमें इश्यूज़ फ्रेम हो गए, सारा कुछ हो गए। इसमें इश्यूज़ फ्रेम करने की भी हम बात करते हैं और इसका स्पीडी होना है और प्रोटेक्शन है पार्टीज़ की। इसी बात पे दैट हैज़ स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड कि 12(2) में दिस इज़ सोल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर तो वो समझती है कि कोई बड़े फैक्चुअल जो इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं, कोई कम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्व है, तो कोर्ट कैन फ्रेम इश्यूज़, कोर्ट कैन कॉल फॉर एविडेंस। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है,
ऑन इट्स फेस नज़र आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की कि उसको इश्यूज फ्रेम करके एविडेंस मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रेट अवे और मोर प्रेफरेबली ये उसको ये चाहिए कि उस एप्लीकेशन को वो डिसाइड करके वही उस लिटिगेशन को, फ्रिवलेस लिटिगेशन को वो क्लोज़ करे और जो भी उसका फ़ैसला उसने करना है वो कर ले। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हर 12(2) में सेम प्रोसीजर अडाप्ट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा और इस डिस्कशन को प्रॉपरली एक्सरसाइज इन अ जुडिशियस मैनर एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, इन अ डिलीजेंट मैनर नहीं किया जाएगा, तो फिर तो वो इस 12(2) की प्रोविजन का इंट्रोड्यूस करवाना बेसूद होगा। फिर तो वो अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये रेयर केसेस होते हैं कि जहाँ पे बड़े कम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। बाज़ बात आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देती है और कोर्ट डायरेक्ट उस पॉइंट पे आते हुए वो उसके उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स की वेरासिटी को देखते हुए वो कहती है कि भाई ये एप्लीकेशन जो है ये इधर इट इज़ मिसकंसीव्ड और इट कैरीज वेट इन इट, और कोर्ट वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 13 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट लाइक वो ऐसे जिस तरह आप कहते हैं कि जी वो बड़ा खुश्क टॉपिक है जी, इस पे तो हमारे पास लिखने को कुछ नहीं है। आप अगर लिखने पे आएँ तो आप इस पे पूरा थीसिस लिख सकते हैं। 12(2) इज़ अ वेरी वास्ट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक, तो आप इस पे बहुत कुछ लिख सकते हैं। जिस तरह हमने प्रोविजंस की बात की और हमने इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे इस तरह हमने इसको डिवाइस किया है। इस पे 8 जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने दी हैं। अब ये कवर करेगा आपका ये 12(2) CPC का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है, इसका अंडरलाइंग आइडिया और इसकी सारी इंट्रिकेसीज जो इसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन इन्वॉल्व है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के हवाले से है, फाइनलिटी के हवाले से है, बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से है और एविडेंस के हवाले से है। ये सारी चीज़ें इन जजमेंट्स में डिस्कस कर दी गई हैं। और एक जजमेंट इसमें वो भी है जो PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 358, ये 3 जजेस का फैसला, साकब निसार साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, उनका ये फैसला है जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मर्जर को भी जो है वो हाईलाइट किया है। पहले भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में ये दोबारा कहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ मर्जर का इसका रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया है। वी विल गो फॉर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट प्रिंसिपल, क्योंकि ये भी एक जो है इसकी एक्सेप्शंस भी हैं और कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, वो लीव ग्रांट होगी, एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट जो है वो एक डिस्कोर्स रखेंगे, डिस्कशन रखेंगे आपके लिए। 2024 SCMR पेज 1106, ये इसकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें नोटिस को और समन्स को प्रिवेंट किया एक पार्टी ने मैनेज किया और पहुँचने नहीं दिया, और डिफेंडेंट की तरफ से एक जो है वो फॉल्सली प्रोक्योर्ड वो उन्होंने वो फैब्रिकेटेड जो है वो वकालतनामा अदालत में दिया और उनकी अटेंडेंस मार्क करवाई, उसके बाद जवाब दिलवाया, तो इसको चैलेंज किया गया और ये एप्लीकेशन जो है 12(2) की वो एक्सेप्ट भी हुई लेटर ऑन। तो उसमें ये कहते हैं कि सप्रेशन ऑफ समन्स, सप्रेशन ऑफ नोटिस, जिस तरह वो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अदालती अमले को एंगेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, करते भी होंगे वो मैल प्रैक्टिस, तो वो दे आर आंसरेबल टू देयर अल्लाह एंड टू देयर जो फेलोज़ हैं वो जवाबदेह हैं। तो अगर ऐसी बात होगी तो फिर भी ये सप्रेशन है वो भी फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगी, तो दैट इज़ अमेनेबल टू। उसके बाद PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 771 है, इसमें एक और प्रिंसिपल डिस्कस किया गया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड टू एप्लीकेशन इसका वो क्या कहते हैं फैमिली कोर्ट्स के हवाले से। तो वो ये कहते हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं लॉ के, जो लीगल हैं, वो जो फंडामेंटल हैं, उनको आप इवन फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी आप उनको लेके आ सकते हैं और 12(2) उधर भी लाई करती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? रेलीगेशन होगी। व्हाट इज रेलीगेशन? रेलीगेशन इज द ओरिजिनल पोजीशन that was existing before filing that suit on the basis of fraud, misrepresentation and want of jurisdiction। वो जो ओरिजिनल पोजीशन होगी
वो जो है वो रेस्टोर हो जाएगी अगर 12-2 एक्सेप्ट हो जाती है। तो इन द सेम मैनर आप कंक्लूजन में फिर आ जाएंगे, और कंक्लूजन में भी आप उसको वो जैसे मैंने कहा कि समरी ऑफ समरी करेंगे, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप समराइज़ करके तो आप लिख लेंगे।